देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज की विशेष प्रस्तुति। मैं हूं आपके साथ लावनी श्रीवास्तव। आज इस विशेष प्रस्तुति में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्वाभिमानी देश की जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा होने के बावजूद भी अपने अस्तित्व को बरकरार रखने में सफल साबित हुआ है, जिसने तमाम तरीके से हर टेक्नोलॉजी में अपने आप को अग्रणी साबित किया है, जिसने तमाम तरीके से हर राजनीतिक स्तर पर भी अपने आप को चमकाने का पूरा प्रयास किया है। लेकिन उस देश के निर्माण में हम भारतीयों का क्या योगदान रहा है, भारत का क्या योगदान रहा है, किस तरीके से हम उनके लिए ज़रूरी हैं और वो हमारे लिए ज़रूरी हैं, आज हम इस विषय पे बात कर रहे हैं। और हम जिस देश की बात कर रहे हैं वो देश है इजराइल। इजराइल एकमात्र यहूदियों का देश है, एकमात्र ऐसा देश है जहां पर सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि भारत और इजराइल के बीच में सांस्कृतिक समानता देखने को मिलती है, जिसका कहने को तो हम और आप शायद ये जानते हो कि 67 साल पहले ही ये देश अस्तित्व में आया है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि 2000 साल पहले ही इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई शुरू कर चुका था, और उसको अस्तित्व में लाने के लिए जिसने सबसे बड़ी भागीदारी निभाई थी वो है हमारा और आपका भारत देश। आज इसी पहलू पर विशेष चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष मेहमान स्टूडियो में मौजूद है। मैं स्वागत करना चाहूंगी हिंदू स्वयंसेवक संघ के अंतर्राष्ट्रीय सह संयोजक श्री रवि कुमार जी का। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज़ में। और सर, मैं आपसे सबसे पहले ही, क्योंकि बहुत उत्साहित हूँ मैं और शायद हमारे दर्शक भी बहुत उत्साहित होंगे ये जानने के लिए, जब हम इजराइल की बात करते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं कि, ज़्यादातर लोग जानते हैं कि 67 साल पहले अस्तित्व में आया है, भारत ने किस तरीके से सपोर्ट किया है, आज क्या संबंध है, हम इसी दायरे में बन जाते हैं। लेकिन कहानी तो बहुत साल, हजारों साल पहले से शुरू होती है। उस कहानी के बारे में सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे। धन्यवाद सुदर्शन चैनल को। वैसे विश्व के सबसे प्राचीन धर्मों में से यहूदियों का जो जुडाइज़म है और हमारा हिंदू धर्म है, लगभग 4000 वर्ष पुराना है। जब अब्राहम इज़राइल पहुँचे 1850 BC यानी ईसा पूर्व, तब से उनका अब्राहमिक रिलीजन यानी जुडाइज़म प्रारंभ होता है। इज़राइल के अनेक घटनाओं में, प्राचीन घटनाओं में भी भारत का उल्लेख आता है। अनेक बार इज़राइल के ऊपर बहुत सारे आक्रमण हुए और कई बार उनको पलायन करना पड़ा। आज से 2500 साल पहले जब वहाँ से कुछ लोग पलायन किए तो वे केरल में आके, कोचीन में आके बसे। आज से 2200 साल पहले जब दोबारा उनके ऊपर आक्रमण हुआ, वहाँ से पलायन किए तो वे अलीबाग, महाराष्ट्र में आके बसे। और लगभग 2000 साल तक वे भारत में बिना किसी भी प्रकार के रेशियल या रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन से वे रहे। वैसे पलायन करते हुए अनेक देशों में गए, सब जगह पर उनके ऊपर बहुत बुरी तरह से यातनाएं सहन करनी पड़ी। विश्व के इतिहास में एकमेव देश अगर है वो भारत है, इसका उल्लेख वहाँ के सारे लोग करते हैं। इजराइल सरकार जानता है कि बहुत बड़ा योगदान भारत का है पिछले 2000 सालों से उनको, उनके लोगों को संभालने में। वैसे उनके त्यौहार हमारे त्यौहार में भी बहुत सारे साम्य है। अलग अलग समय पर भारत और वे लोग एकत्र आए। भारत में जो 2000 वर्षों से इजरायली यहूदी लोग रहते हैं, उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया जैसे एक बहुत ही अच्छे बैंक का भी निर्माण उनके साथ हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया हम देखते हैं, उसका भी निर्माण उन्होंने किया मुंबई में। मुंबई में ही रानी बाग है ज़ू, उसका भी निर्माण उन्होंने किया। इस प्रकार से उन्होंने भी हमें मदद किया है, हमने भी उनको मदद किया है। यहूदी लोग, जब भारत स्वतंत्र हुआ और यहूदी लोग को पूछा गया कि आप, और पारसी लोगों से पूछा गया कि आप विदेश से आए हुए माइनॉरिटीज़ हो, तो आपको माइनॉरिटी राइट्स हम देना चाहते हैं। दोनों पारसी लोगों ने और यहूदियों ने कहा कि भारत में हम सुरक्षित है, हमें किस लिए माइनॉरिटी राइट्स चाहिए। तो ऐसे कहने वाले वे लोग 1948 में जब इजराइल का निर्माण विधिवत यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन से हुआ, तो उसके बाद भारत में रहने वाले लगभग 80,000 मराठी और मलयालम बोलने वाले लोग आज इजराइल में पाए जाते हैं। क्या बात है।
इज़राइल में रहने वाले भारतीय लोग ये कहते हैं कि जर्मनी से, रोमानिया से, रशिया से, यूरोप के अनेक देशों से जो यहूदी आए उनसे हम भिन्न है। यूरोप के अनेक देशों से जो आए यहूदी, वहाँ उन पर 2000 वर्षों से जो यातनाएं थी उससे रिलीफ पाने के लिए वे इज़राइल में आए। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम इज़राइल में, क्योंकि ये हमारा पितृभूमि है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। यहाँ के डेवलपमेंट में हमारा हाथ रहना चाहिए। इसलिए भारतीय यहूदी यह भी कहते हैं कि इज़राइल इज़ आवर फादरलैंड एंड इंडिया इज़ आवर मदरलैंड, एंड यू नो एवरी चाइल्ड लाइक्स द मदर मोर देन द फादर। ये उनका वाक्य है। वैसे ये भी कहते हैं कि इज़राइल इज़ इन आवर ब्लड बट इंडिया इज़ इन आवर हार्ट। तो इस प्रकार से कहने वाला एक देश में 80,000 लोग रहते हैं, भारत में बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा। साथ साथ यह भी है कि आधुनिक इज़राइल का निर्माण में भारतीयों का, योद्धाओं का बहुत बड़ा योगदान है, जिसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बिल्कुल। और इस बीच, क्योंकि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि इजरायली जो है वो उस भूमि को अपनी पितृभूमि और यहाँ की भूमि को मातृभूमि मानते हैं, और कहने को जिस तरीके से यहाँ पर हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं सर, आपने भी देखा है, हम सब देखते हैं कि अक्सर कहते हैं कि हमें माइनॉरिटीज़ की संज्ञा दी जाए। लेकिन ऐसे में इन यहूदियों का, इन पारसियों का ये कहना है कि हम भारत में सुरक्षित हैं और हमें माइनॉरिटीज़ की जैसी किसी उपाधि की ज़रूरत नहीं है, हमें नहीं चाहिए ऐसा कोई तमगा। ये एक बहुत बड़ा संदेश भी है। शायद ये संदेश विश्व स्तर पर फैलने की ज़रूरत है। और हम एक इस कहानी का जिक्र करेंगे जो जब हम ऑफ कैम, जब मेरी आपसे बात हो रही थी सर, किस तरीके से वो ब्रिटिश काल की एक लड़ाई हुई थी और भारतीयों ने एक नींव रखी इजरायलियों के लिए, उस कहानी का जिक्र ज़रूर आप करें सर। यह समय जाता है पहले महायुद्ध का। पहले महायुद्ध के भी पूर्व यहूदियों में और अंग्रेज़ों के बीच में एक संधि हुई थी जिसे बेलफोर्ट ट्रीटी कहते हैं। तो उसमें अंग्रेज़ों ने इनको वचन दिया था कि हम 400 वर्ष से इज़राइल पर रहने वाले, राज्य करने वाले तुर्की साम्राज्य को हम युद्ध में हराकर वह भूमि यहूदियों के हाथ में देंगे। यहूदी 2000 वर्ष पूर्व ही रोमन साम्राज्य के समय दुनिया भर में बिखर गए थे। मुख्य रूप से यूरोप में अधिक लोग गए, कुछ लोग शरणार्थी के नाते भारत में आए। तो 2000 वर्षों से उनकी यही इच्छा थी कि हमें वापस हमारी मातृभूमि में लौटना है। तो इसमें अंग्रेज़ों ने कहा कि हम उसके लिए मदद करेंगे। अंग्रेज़ों ने अपनी सेना लेकर इज़राइल का जो बंदरगाह है हाइफा में पहुँचे, और उन्होंने सोचा कि अगर बंदरगाह हमारे हाथ में आता है तो तुर्की और उनको मदद करने वाले जर्मन और ऑस्ट्रियन लोगों की ताकत कम हो जाएगी, क्योंकि उनके जहाज़ वहाँ आना बंद हो जाएगा, और अंग्रेज़ों की ताकत बढ़ जाएगी क्योंकि अंग्रेज़ों का जहाज़ वहाँ आ जाएगा। इसलिए इज़राइल को अगर मुक्त कराना है तो पहले हाइफा को मुक्त कराना बहुत ज़रूरी है। हाइफा जो उनका बंदरगाह था, सी पोर्ट। जब अंग्रेज़ों ने सर्वे किया, एरियल सर्वे में उनको लगा कि शायद हाइफा शहर में ज़्यादा शत्रु लोग नहीं है, यह समझकर वे वहाँ उनके ऊपर प्रहार करने के लिए निकले। लेकिन वो एक गलती थी, क्योंकि तुर्की और जर्मन लोग अपने तोप वगैरह सब पहाड़ों में छुपाकर और बंकर्स बनाकर ज़मीन के नीचे छुपे हुए थे, इसलिए एरियल सर्वे में ध्यान में नहीं आया। और जैसे ही अंग्रेज़ उनके ऊपर आक्रमण करने लगे तो जो वहाँ से छुपे हुए जगह से वो इनके ऊपर तोप और गोलियों से बरसाने लगे, तो अंग्रेज़ पीछे हटे। अंग्रेज़ों के इस प्रथम महायुद्ध में मदद करने के लिए भारत के जोधपुर महाराजा और मैसूर महाराजा ने भी अपनी टुकड़ी भेजी थी। हैदराबाद के निज़ाम ने भी वहाँ अपनी टुकड़ी भेजी थी। अंग्रेज़ों ने हैदराबाद के निज़ाम के सैनिकों से कहा कि इस युद्ध में आप केवल प्रिजनर्स ऑफ वार को संभालने का काम करेंगे, इसलिए युद्ध के सामने नहीं रहेंगे, आप पीछे रहेंगे। तो सामने जो जोधपुर के और मैसूर के सैनिक थे, जैसे अंग्रेज़ों ने उस पहले आक्रमण हाइफा पे
करते हुए पीछे हट गए, तब वहाँ के भारतीय यानी जोधपुर और मैसूर के महाराजा से भेजे गए सैनिक एकत्र आए और उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि पीछे हटना हम राजपूतों के लिए शान नहीं है, वो भारतीयों की अपने खून में ही नहीं है। बिल्कुल, इसलिए हम युद्ध जारी रखना चाहेंगे और भले हम अपना प्राण त्याग करेंगे लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, ये हमारे लिए शोभा नहीं देता है जी। और बाद में भी जब हम वापस जाएंगे हमें अपने राजा को और हमें अपने प्रजा को भी उत्तर देना पड़ेगा बिल्कुल। कि हम कैसे पीछे हट गए। तो अंग्रेजों ने उनको समझाया कि वहाँ उनके पास आधुनिक शस्त्र भी है। भारत के महाराजा ने जो भेजे ये जो लड़ाकू थे, इनके पास केवल तलवार और इनके पास भाला थी, जो प्राचीन हथियार हुआ करते हाँ, थे। हाँ। जो उन दिनों के पूर्व के कन्वेंशनल वॉर वेपन्स होते हैं और ये घोड़े पे थे और कुछ पद सैनिक थे। उन्होंने बहुत समझाया कि आप घोड़े पे बैठकर और ये तलवार और भाले से उनके तोप के सामने, उनके बंदूकों के सामने युद्ध नहीं कर सकते हो। हमारे पास आधुनिक शस्त्र होते हुए भी हमें लगता है कि हम लोग बड़ी संख्या में मारे जाएंगे। तो उन्होंने बताया कि युद्ध का परिणाम जो भी हो हमें तो युद्ध करना है। आखिर में अंग्रेज़ों ने उनको वहाँ के नक्शे वगैरह देकर और उनको युद्ध में थोड़ी सी स्ट्रैटेजिक मदद करते हुए कहा कि आप आगे बढ़िए। आश्चर्य की बात है कि सामने जर्मन, तुर्की, ऑस्ट्रियन की सेना अपने ही देश में सुसज्जित और अच्छी तरह से वे सुरक्षित जगह पर रहते हैं और आधुनिक शस्त्र भी है उनके पास। भारतीय वीर कम संख्या में है, उनके पास आधुनिक शस्त्र नहीं है और फिर भी इस युद्ध में भारतीय लोगों की जीत हो जाती है। क्योंकि वो भारत के वीर सपूत हैं और भारत के वीर सपूतों की जब हम बात करते हैं तो उनकी यही गाथा है जो पूरी तरीके से हम सभी को रोमांचित कर देती है। बहुत रोचक कहानी सर आपने सुनाई। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे हम बात करेंगे प्राचीन काल से लेकर अब थोड़ा आधुनिक काल में आ जाते हैं, किस तरीके से इजराइल और भारत के संबंध आगे बढ़ रहे हैं और आज की सरकार इसे किस ओर ले जाने की कोशिश कर रही है, किस तरह से एक नया आयाम देने की कोशिश कर रही है। इस छोटे से ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं कि इजराइल के निर्माण में किस तरीके से भारत का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। केवल 67 साल पहले ही नहीं बल्कि 2000 साल पहले ही भारतीयों ने ये योगदान देना शुरू कर दिया था और यही वजह है कि इजरायली आज भी कहते हैं कि अगर इजराइल की भूमि उनकी पितृभूमि है तो भारत उनकी मातृभूमि है। मेरे साथ विशेष मेहमान रवि कुमार जी, हिंदू स्वयंसेवक संघ के अंतर्राष्ट्रीय सह संयोजक लगातार बने हुए हैं। सर, ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है और थोड़ा सा इस विषय पर बात करते हैं। इजराइल में हमने देखा है कि वो कृषि के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति कर चुका है, उसकी तकनीक बहुत ज़्यादा विकसित हो चुकी है। वहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है, बावजूद उसके वहाँ पर ख़ास तौर से ड्रिप इरिगेशन को लेकर उन्होंने जिस तरीके से अपनी कृषि को उन्नत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ गए थे और उन्होंने उसी टेक्नोलॉजी को भारत लाने की बात भी कही है। उस टेक्नोलॉजी की भी एक कहानी है जो शायद भारतीय से ही जुड़ी हुई है, उस तकनीकी को भी भारतीय ने ही उसकी नींव रखी थी। उस बात का जिक्र हम अब यहाँ पर करना चाहेंगे। जरूर। जब इजराइल का निर्माण 1948 में हुआ, उसके बाद रशिया से, जर्मनी से, पोलैंड से, रोमानिया से, हंगेरी से, यूरोप के अनेक देशों से यहूदी इजराइल में जैसे आते रहे वैसे ही भारत के यहूदी भी वहाँ जाने लगे। लेकिन यूरोप के यहूदी सफ़ेद रंग के थे और भारतीय यहूदी थोड़े से ब्राउन कलर के थे, इसलिए वर्ण का भेदभाव हुआ। अच्छा। उन्होंने कहा कि आप लोग यहूदी नहीं हो, आप झूठ बोल रहे हो, आप निकल जाइए। तो इसलिए कुछ भारतीयों को, यहूदियों को वापस भारत भी आना पड़ा अपमानित होकर। लेकिन फिर बाकी लोग वहीं डटे रहे, उन्होंने
तोरा वगैरह पढ़कर दिखाया, सुनाया, तो फिर उन्होंने बताया कि ठीक है, आप लोग ये जो बड़े शहर है, तेल अवीव है और हाइफा है, इन बड़े शहरों में आप नहीं रहेंगे, और उनको रेगिस्तान में भेज दिया गया। तो रेगिस्तान का जीवन आप समझ सकते हो कि वहाँ उस समय 1948, 1950, 1960 में ज़्यादा कुछ विकसित नहीं था, और सारा विकास इनको ही करना पड़ा। उस कठिन प्रदेश में रहते रहते उसे नंदनवन बनाने का श्रेय भारत से गए हुए, कोचीन से गए या महाराष्ट्र से गए हुए हमारे यहूदियों का बहुत बड़ा योगदान है, उसे मानते भी है। तो ऐसे एक वहाँ का बहुत बड़ा जो कृषक है, उसको भारत सरकार ने उनको बहुत बड़ी सत्कार भी किया है। तो यहाँ प्रवासी भारतीय दिवस में उसे बुलाकर उसका सत्कार हुआ है। तो वहाँ हम देखते हैं कि उनके बहुत सारे डेवलपमेंट में, और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जिसके लिए वो विकसित बहुत प्रसिद्ध है, उसमें भी भारतीयों का योगदान है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कृषि उन्नति के मामले में इजराइल इतना आगे जा चुका है कि 95% खाद्यान्न का उत्पादन इजराइल खुद करता है। सिर्फ 5% ही वो उसे इम्पोर्ट करना पड़ता है, बाकी सब उनकी धरती पर बनता है। और अगर धरती पर उपज हो रही है तो इसके पीछे भी एक भारतीय का ही हाथ है, जैसा कि रवि जी बता भी रहे हैं। और आज की तारीख में अगर हम देखें सर, तो इजराइल की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो भी कहीं ना कहीं से उसको आधार दे रहा है भारत, क्योंकि रूस के बाद हम सबसे ज़्यादा अगर सशस्त्र कहीं से ख़रीदते हैं तो वो इजराइल है। तो कहीं ना कहीं से ये इम्पोर्ट करके भारत जो है उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए भी एक आधार दे रहा है इजराइल को। ये जो साइबर टेक्नोलॉजी है, शस्त्र का है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, इनमें सबसे ज़्यादा वहाँ से अगर निर्यात होता है तो भारत को होता है। तो भारत इज़ द बिगेस्ट बायर ऑफ मेनी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम इजराइल। इस दृष्टि से इजराइल का आर्थिक और भारत के आर्थिक और साइंटिफिक प्रोग्रेस में दोनों का एक दूसरे का हाथ है। वैसे भी आप दुनिया में देखेंगे, यहूदी लोग अमेरिका में बहुत छाए हुए हैं। उदाहरण के लिए गूगल जिसने शुरू किया है, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन, ये दोनों ही यहूदी है। लेकिन जब उनके पास पैसा नहीं था तो उनको पैसा देकर इस कंपनी शुरू करने के लिए श्री राम अपने भारतीय ने मदद किया था। और आज हम देखते हैं कि यहूदी इस गूगल में भी एक नंबर पे सुंदर पिच्चे पहुंच गए हैं। हाँ, बिल्कुल। उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग उसमें कार्यरत हैं। जब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, उस समय वहाँ के यहूदी ने ही उनको 1000 एकड़ ज़मीन देकर और बहुत सारे रुपए देकर, अरबों रुपए देकर, उनका जो संघर्ष का काम चालू था उसमें उन्होंने मदद किया है। ऐसे इतिहास में बहुत सारे स्थानों पर भारतीय और यहूदियों का एक बहुत तालमेल दिखता है। सर, यहाँ पे तालमेल की जब बात आई है तो ये कहा जाता है कि हमारी और उनकी संस्कृति में बहुत समानता है। बहुत तरीके के त्यौहार हैं, जो वजहें कुछ और हो सकती हैं, उसकी पौराणिक गाथाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन तमाम तरीके के जो त्यौहार हैं उन पर थोड़ा सा प्रकाश आप ज़रूर डालें। जैसे हम दीपावली में दीप जलाते हैं, वैसे उनका भी एक त्यौहार है जिसमें वे लोग दीप जलाते हैं। उसके पीछे उनका जो कहानी है कि जब उनका पहले बार उनका मंदिर टूटा था तो उसको पुनर्निर्माण करने के दृष्टि से उसको मानते हैं। और वैसे ही जैसे हम होली के समय अलग अलग रंग बिरंगे रंग लगाकर हम नाचते हैं, वैसे वे भी ऐसे एक त्यौहार में अलग अलग रंग लगाकर वो चाहते हैं जी। अब पौराणिक कथाएं भिन्न हो सकती है, लेकिन उसका जो एक्सप्रेशंस है सामने दिखता है। और क्योंकि सर वक्त कम हो रहा है, लेकिन चलते चलते हम आपसे 2 शॉर्ट ज़रूर जानना चाहेंगे कि अभी पूरा 100 साल होने वाला है इजराइल के निर्माण को, और ऐसे में ये सुनने में आ रहा है कि इजरायली चाहते हैं कि भारतीय उनकी सरजमी पर जाकर, उनकी धरती पर जाकर जो योगदान रहा है उसके प्रति दरअसल इजराइल अपनी कृतज्ञता दिखाना चाहता है, इसलिए वो आमंत्रित भी कर रहा है। क्या कुछ कहा जा रहा है इजराइल की तरफ से? जैसे मैंने कहा कि 1918 23 सितंबर को हाइफा का मुक्ति हुआ था। उसके बाद 1919 से लेकर यहूदी यूरोप से लगातार हाइफा में और बाद में यूरोप में इजराइल में आने लगे। इजराइल का जो युद्ध निर्माण का जो प्रारंभ होता है 1918 23 सितंबर से, और आगे चलकर युद्ध में
हमारे कम से कम 900 लोग इजराइल के निर्माण में मारे गए, इसका रिकॉर्ड इजराइल के पास है। इसलिए 900 संख्या कोई छोटी संख्या नहीं है कि भारतीय योद्धा वहाँ अपना प्राण अर्पण किया है, वीर गति प्राप्त होकर एक इजराइल देश का निर्माण किया है। तो इसलिए हर साल 23 सितंबर को हाइफा शहर में वे भारतीयों को धन्य देते हुए, जहाँ भारतीयों को का स्मारक है वहाँ पर एकत्रित होते हैं। मेयर आता है और इस बार मेयर ने कहा है कि 2 वर्ष में इसका सेंटिनरी होने वाला है। हम चाहते हैं कि भारत से भी बड़ा एक ग्रुप आए। तो यहाँ से भी कई लोगों ने इच्छा प्रकट की है कि वे इस 23 सितंबर 2018 के कार्यक्रम में वहाँ उपस्थित रहेंगे। बिल्कुल। वहाँ के जो मराठी भाषिक और मलयालम भाषिक के जो यहूदी है वे भी आतुरता से देख रहे हैं कि भारतीय लोग कब आएंगे हमें मिलने के लिए। तो ये इसी को शायद प्रेम कहते हैं। और इजराइल और भारत का जो प्रेम है, जो दोनों का एक दूसरे के प्रति लगाव है, दोनों का एक दूसरे के प्रति जो सम्मान है, उसकी नींव आज हमने जानी कि 2000 साल पहले किस तरीके से रखी गई थी। और अब आज की सरकार में पहली बार ऐसा हुआ है कि आज की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इजराइल का दौरा किया है और इस संबंध को एक नया आयाम देने की कोशिश की है। ये संबंध और भी आगे बढ़ेगा, किस किस तरीके से दिलचस्प मोड़ पर ये जाएगा, इस पर भी दुनिया वालों की नजर रहेगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे बीच रखने के लिए। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में भी बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।